यार आज का वीडियो छठा नंबर का यह ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ, छठा नंबर का ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ ये पूरे आपको जुलाई भर ही मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आप लोगों को मैं सीधा आप चलूँगा नेक्स्ट ईयर जो कि 24 से 25 के लिए क्लास स्टार्ट करूँगा, एएनएम जीएनएम दोनों के लिए, ठीक है। जिसका शेड्यूल बता दूँगा कब क्या क्लास चलेगा। फिलहाल चलिए जिनका भी एग्ज़ाम है देख लीजिए, आगे होने वाला है देख लीजिए। और कहीं भी किसी भी ईयर के देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन सिलेबस चेंज नहीं होता है, बात समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे हम 100 के आसपास जो है वन लाइनर देखेंगे जो आपके नॉलेज बढ़ाएगा, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान बढ़ाएगा। हर एक सब्जेक्ट से होगा तो ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है हृदय की एसे नोड को क्या कहा जाता है। देखिए एसे नोड जो होता है यह प्राकृतिक रूप से पेस मेकर होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना, पेस मेकर। उसके बाद है जो मैसेटर की जो मांसपेशी होती है, मैसेटर की जो मांसपेशी होती है इसे चबाने वाला जो है मांसपेशी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है मनुष्य के शरीर में होने वाला जो रासायनिक प्रतिक्रिया होता है इसे क्या कहते हैं। तो जो हम खाते पीते हैं उसमें जो पचने में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है ना। आगे है हड्डियों को बनाने वाला सेल को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, याद रखिएगा। यह हड्डियों को बनाने वाला सेल है क्योंकि हमारा हर एक बॉडी का हर एक पार्ट जो है आपका सेल का ही बना है। सेल ऊतक बनाता है और अलग अलग ऊतक का निर्माण अलग अलग बॉडी में होता है, ठीक है। हाथ जो होता है, हाथ जो है बॉडी से डैश द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो वो शोल्डर जॉइंट के जरिए हमारा हाथ जो है बॉडी से जुड़ा रहता है, ओके। आगे है इनर ईयर को डैश भी कहते हैं, यानी कान के आंतरिक भाग को हम लोग लैबिरिंथ भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। हृदय में कुल मिला के 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है ना। एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल, और दोनों लेफ्ट राइट में होता है इसलिए 4 हो जाता है, ठीक है। आगे है लार में डैश एंजाइम होता है। तो जो लार होता है हम लोग चबाते हैं, लार जो उत्पन्न होता है उसमें एमाइलेज और लाइसोजाइम दोनों जो है आपको एंजाइम मौजूद होता है जो भोजन को लुगदी बनाने में पचाने में भूमिका निभाता है। आगे है कहता है एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग कौन करता है। तो एक डोम शेप में आपका एक डायफ्राम होता है जो ऊपर वाले थोरेटिक कैविटी को नीचे एब्डोमिनल कैविटी से यह अलग करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बालों का गिरना, बालों का पतला होना एलोपेशिया कहलाता है, ठीक है। खोपड़ी में कुल मिला के जो है आपको 22 हड्डी होते हैं, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन। देखिए तो जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है जो कैल्शियम के चपाचय को नियंत्रण करता है वो कैल्सिटोनिन है, ठीक है ना। सेल बॉडी वह कौन सा सेल है जो एंटीबॉडी द्वारा संचालित रोग क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है। तो बी सेल है, ठीक है, बी सेल है, ओके। आगे है दांत का भाग जो मसूड़ों के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं। खोखला भाग होता है जिसे रूट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। गुर्दे के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं। देखिए तो गुर्दा जो धंसा हुआ पार्ट होता है गुर्दे का, ये धंसा हुआ जो भाग होता है जहाँ से ब्लड वेसल्स अंदर में या यूँ कहा जाए तो मूत्र मार्ग ये सब जो है निकलता है, ये धंसे हुए भाग को ही जो है हम लोग हाइलम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। आगे है शुक्राणु में लाइसोजोम एंजाइम डैश के होता है। शुक्राणु में जो लाइसोजोम जो एंजाइम होता है ये एक्रोसोम के होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वयस्क होने पर डैश ग्रंथि की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जैसे एडल्ट व्यक्ति होता है तो उसका थाइमस ग्रंथि का एक्टिविटी कम हो जाता है, ठीक है। लिम्फाइट सिस्टम डैश का केंद्रीय अंग है। तो लिम्फाइट सिस्टम जो है बोन मैरो का जो है केंद्रीय अंग है, सेंट्रल अंग सिस्टम है, ठीक है ना। गाल की हड्डी तथा टेम्पोरल एवं मैग्जिला डैश से मिलकर बनती हैं, ठीक है ना। तो गाल की हड्डी हो गया या टेम्पोरल हो गया या मैक्सिला हो गया, ये सब जाइगोटिक जो है मिलकर बना है, ठीक है ना। आगे है पैर की वजन उठाने वाला अस्थि कौन सा है। तो टिबिया होता है जो पैर के वजन आपका उठा पाता है, ठीक है ना। आगे है निद्रा एवं निद्रा चक्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण होता है। तो निद्रा, भूख, प्यास, ठीक है ना, ये सब जो है आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण होता है, याद रखिएगा। बाहरी एवं मध्य कान के बीच डैश स्थित होता है। तो बाहरी और मध्य कान के बीच में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन स्थित होता है, याद रखिएगा। आगे है स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व ने परिभाषित किया।
तो स्वभाव के आधार पर पर्सनालिटी को डिफाइन किसने किया? मॉर्गन एवं गिनी लैंड ने व्यक्तित्व को स्वभाव के आधार पर जो है परिभाषित किया। संकल्प जो है, संकल्प द्वारा डैश प्राप्त किया जा सकता है। तो संकल्प लेकर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे एक प्रेरक दूसरे प्रेरक द्वारा विरोध होता है। एक प्रेरक यानी एक चीज़ दूसरे चीज़ को विरोध करता है, वो द्वंद्व उत्पन्न करता है, समझ गए? द्वंद्व। किसी वस्तु पर ध्यान देने के लिए विशेष आवश्यकता नहीं होती है, उस पर ध्यान देने को क्या कहते हैं? तो किसी ऐसे चीज़ जहाँ पे आपको ध्यान देने का कोई विशेष आवश्यकता नहीं होता है, ऑटोमेटिक आपको ध्यान उधर चला जाता है, तो उसे स्वाभाविक जो है ध्यान कहते हैं, ठीक है ना। आगे है आंशिक या पूर्ण स्मरण शक्ति की हानि को क्या कहते हैं? देखिए, पार्शियली या कंप्लीट स्मरण शक्ति की हानि को क्या कहते हैं? एमनेसिया कहते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी का वर्गीकरण डैश ने किया। तो शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व का वर्णन किया। शेल्डन आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि एक्टोमॉर्फिक या मेसोमॉर्फिक या एक्टोमॉर्फिक, कोई भी दे दे, इंडो मेसो एक्टो, तीनों में से कोई भी दे दे, समझ जाइएगा ये शेल्डन के बारे में पूछ रहा है। आगे है एथलीट टाइप व पिकनिक टाइप व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो क्रेसर ने पर्सनालिटी को एथलीट और पिकनिक टाइप में बांटा, ठीक है। पहला बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब हुआ? तो 1908 में हुआ, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। बिने क्यों नाम दिया गया? क्योंकि साइमन बिनेट ने ही इसका जो है क्या किया, चालू किया था, इसे बनाया, ठीक है ना। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन डैश ने कहा। मतलब सीखना, लर्निंग ही शक्ति की बुद्धि है, ठीक है ना। ये किसने कहा? बंकिंघम ने कहा, ठीक है ना, बंकिंघम ने कहा। परिवार एक समूह है, कैसा समूह है? परिवार एक प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी समूह है, ठीक है ना। जाति के आधार पर वर्गीकरण को सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। जो जाति के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, इसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक समूह, चूँकि एक बड़ा समूह होता है, बहुत दूर दूर के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे पहले से परिचित नहीं होता है, तो द्वितीयक समूह होता है, ठीक है ना। अल्फ्रेड बिनेट माप डैश को मापा जाता है। तो अल्फ्रेड बिनेट माप से हम लोग बुद्धि, लब्धता, आईक्यू को मापते हैं, ठीक है ना। आगे है जैविक सामाजिक इकाई, जिसमें पति और पत्नी और बच्चे सहित जो है रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो जैविक समाज जहाँ पे पति, पत्नी और बच्चे रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं, ठीक है ना। श्रमिक संघ एक समूह है, द्वितीयक। देखिए, प्राइमरी द्वितीयक में समझिए कॉमन डिफरेंस है। बड़े ग्रुप में बात करेगा, जिस ग्रुप के बारे में कोई नहीं जानता हो, परिचित नहीं हो सदस्य एक दूसरे के बीच में, कोई कहीं का हो, कोई कहीं का हो, कोई कहीं का हो, बहुत बड़ा ग्रुप हो, तो द्वितीय ग्रुप होता है। स्मॉल ग्रुप होता है जो छोटे छोटे होता है, जिसमें आपसी में लोगों में प्रेम भाव होता है, पहले से लोग जानते होते हैं, तो वैसा ग्रुप बनता है, तो उसे प्राइमरी ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक कार्य को अच्छी तरह से करने की क्षमता को स्किल कहते हैं, कौशल कहते हैं, ठीक है ना। जो कोई काम को आप अच्छे से एकदम बढ़िया से करते हैं, तो मतलब स्किल, कौशल। समाजशास्त्र के प्राथमिक इकाई परिवार है, यानी हमारा जो सोशियोलॉजी है, इसका फर्स्ट जो इकाई है वो आपका परिवार ही है, ठीक है ना। WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। याद रख लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, ओके। आगे है एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में रहने वाले समग्र संख्या क्या कहलाती है? तो एक भौगोलिक क्षेत्र में टोटल संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं, जो भी लोग निवास करते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति यानी पर व्यक्ति, पर पर्सन आय, इनकम का मतलब है जितना भी राष्ट्रीय आय हुआ है उसमें कुल जनसंख्या से आप भाग दे दीजिए, तो पर व्यक्ति आय कितना है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देश से उत्पादित कुल आय डैश कहा जाता है। देश में कुल उत्पादित आय को राष्ट्रीय नेशनल इनकम बोलते हैं। यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, यूनिसेफ का दो फुल फॉर्म होता है। एक होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म। एक होता है शॉर्ट में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। तो ये आपको देखना है कि एग्जाम में आपको क्या पूछा है, ठीक है। जो याद रहेगा आप टिक मार दीजिएगा, या ऑप्शन में जो रहेगा वो टिक मारना है। मैकाबेयर पेज के अनुसार
डैश एक संबंधों का जाल है, तो समाज एक संबंधों का जाल है, ठीक है, याद रखिएगा। दहेज को डैश भी कहते हैं, तो दहेज को एक संपत्ति भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। सोयाबीन डैश का स्रोत है, तो सोयाबीन प्रोटीन का एक ज़बरदस्त स्रोत है, ठीक है ना। रक्तचाप सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है, रक्तचाप सामान्य से ज़्यादा हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। आगे है रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया हाइपरटेंशन। व्यायाम करने से शरीर का तापमान एवं पल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बॉडी एक्टिविटी बढ़ने से श्वसन भी बढ़ जाता है, तापमान भी बढ़ जाता है, पल्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। दौड़ने से बॉडी की एक्टिविटी बढ़ने से सब बढ़ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेट को धोने का दूसरा नाम क्या है, जैसे कोई पॉइजन व्यक्ति ले लिया हो, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, पेट को खाली कराते हैं, उसको गैस्ट्रिक लैवेज बोलते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रिक लैवेज बोलते हैं। ओके, आगे प्राथमिक मानव आवश्यकता का स्वास्थ्य मॉडल किसने दिया, यानी जो प्राथमिक मानव का आवश्यकता है, जो हैरेकी नियम है, किसने दिया, तो ये मौसले ने ही दिया, पता होना चाहिए। शौक की चौथी अवस्था क्या होता है, तो शौक का चौथी अवस्था अपना डिप्रेशन होता है, याद रखिएगा। नारी के स्पंदन की निरंतरता डैश को कहते हैं, नारी में पल्स में अगर रेगुलर रिदिम स्पंदन पल्पेशन हो रहा है तो उसे हम लोग रिदिम बोलते हैं, लय बोलते हैं, ठीक है ना। बच्चों की श्वसन दर वयस्कों की अपेक्षा अधिक होती है, अभी मैंने बताया, ठीक है ना। हवा या द्रव उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, हवा या द्रव द्वारा उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, चाहे हवा हो या द्रव हो, ये दोनों अगर उष्मा के स्थानांतरण कर लेता है तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं, संवेहन कहते हैं, ठीक है। कहता है क्या स्नेक बाइट करने के बाद हमें बर्फ़ का प्रयोग करना चाहिए कांटे वाले जगह पर, तो बिल्कुल नहीं, उसे अवॉइड करता है, बर्फ़ का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। मल का गहरा कथई रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है, तो मल में अगर गहरा कथक कलर के रंग उपस्थिति है तो उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके मल में पित्त आ रहा है, बाइल आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ज्वर का उत्तरोत्तर कम होना, यानी ज्वर का अचानक से कम होना क्या कहलाता है, लाइसिस कहलाता है, ठीक है, लाइसिस कहलाता है। राइगस मोर्टिस अवस्था डैश व्यक्ति में होता है, तो जो व्यक्ति का डेथ हो जाता है और कुछ समय तक अगर उसको जिस अवस्था में है उसी अवस्था में छोड़ देते हैं तो उसका बॉडी अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है, जिसे राइगर मोर्टिस बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। मृत के बाद शरीर में होने वाले अकड़न को राइगर मोर्टिस कहते हैं, पता अभी मैंने बताया। आगे है रक्त द्वारा उत्पन्न फैलने वाले रोगों से बचने के लिए नर्स को क्या अपनानी चाहिए, तो नर्स को यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन अपनानी चाहिए, ठीक है ना। रक्त द्वारा फैलने वाला या होने वाला रोग से बचाव के लिए नर्स को यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन अपनानी चाहिए। कंधे पर जो IM इंजेक्शन देते हैं डेल्टॉइड मसल्स में देते हैं, पता होनी चाहिए। जीभ के नीचे रखकर जो औषधि दी जाती है उसे सबलिंगुअल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे रोगी को श्वसन मार्ग द्वारा वाष्प देने की क्रिया क्या कहलाती है, तो रोगी को श्वसन मार्ग द्वारा वाष्प देने की प्रयोग को नेल्सल इनहेलर बोलते हैं, इनहेलर, ठीक है ना। आगे है गुद्दा मार्ग में लगाए जाने वाले ग्लिसरीन के कैप्सूल को क्या कहते हैं, तो जो गुद्दा रेक्टल होता है, गुद्दा मार्ग में अगर आप ग्लिसरीन के कैप्सूल लगाते हैं तो वह एक सपोसिटरी होता है, सपोसिटरी, ठीक है। गैसीय विस्तारण में, ठीक है ना, गैसीय डाइलेशन में डैश एनीमा दिए, अगर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन चुका है तो उसमें कौन सा एनीमा देते हैं, कार्मिनेटिव एनीमा देते हैं, क्या चीज़, कार्मिनेटिव एनीमा देते हैं, ठीक है ना। दो औषधियों को एक साथ देने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सिनर्जिस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना, सिनर्जिस्टिक बोलते हैं। दो औषधियों को एक साथ मिला के आप देते हैं और उससे जो प्रभाव साइड इफेक्ट उत्पन्न होता है उसे सिनर्जिस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। स्तनपान छुड़वाकर पोषण देने को प्रारूप को क्या कहते हैं, तो स्तनपान छुड़वाकर, ठीक है ना, स्तनपान छुड़वाकर सामान्य पोषण देने के प्रारूप को क्या कहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये बीनिंग नहीं होगा, गलत है। बीनिंग कब होता है, तो बीनिंग का मतलब होता है कि 6 मंथ अगर कंप्लीट हो जाता है तो धीरे धीरे ऊपर से कुछ पूरक आहार देने लगते हैं स्तनपान के साथ में। बिल्कुल स्तनपान छुड़ाना बीनिंग नहीं कहलाता है, सीधा समझिए, तो बीनिंग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। आगे है 212 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो कितना होगा, तो ये होगा अपन 100, ठीक है ना। तो देखिए मैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का फार्मूला दे चुका हूँ, तो अगर फ़ारेनहाइट का मान हमें 200 या C का मान हमें दिया है 212 फ़ारेनहाइट, तो हमें C का मान निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे कि C अगर 212 फ़ारेनहाइट है, ठीक
ठीक है। तो आराम से हम जो है C का कंप्लीट वैल्यू निकाल लेंगे, 100 होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्वाइटर किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है ना। पोलियो डैश के कारण होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होता है, पता होना चाहिए। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होता है, ठीक है। ध्वनि को मापने वाली यूनिट को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं, पता होना चाहिए। बेरी बेरी डैश की कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से होती है, ठीक है ना। आगे है विटामिन H का दूसरा नाम क्या है? तो बायोटीन है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। डैश की रोकथाम के लिए MMR का टीका लगाते हैं, मम्स, मिजल्स, रूबेला, तीनों का टीका एक साथ आता है। एड्स डैश की बीमारी से होता है? तो HIV वायरस के बीमार जो है होता है, एड्स होता है। DPT का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, यही DPT का टीका आता है, ठीक है ना। हमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम कितने लीटर पेयजल की आवश्यकता होती है? तो प्रति व्यक्ति कम से कम जो है आपको 1.5 से लेकर 2 लीटर पानी जो है कम से कम लेनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गलसुआ मम्स एक विषाणु से होने वाला तीव्र एक्यूट कम्युनिकेबल रोग है, जिसमें शरीर के किस ग्रंथि में सूजन हो जाती है? तो जो आपका कर्णमूल जो आपका ग्रंथि होता है उसमें हो जाता है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे ग्राउंड नट्स में डैश की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो ग्राउंड नट्स में फैट और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कब्ज से बचाव के लिए फाइबर, रफेज और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जो है लेनी चाहिए, ठीक है ना, कब्ज से बचाव के लिए। शरीर में हुक वर्म प्रवेश करता है कहाँ से? तो शरीर में हुक वर्म प्रवेश करता है छिद्र से, त्वचा के छिद्र से, और ये पैरों की त्वचा से ज़्यादातर नंगे खुले पांव चलने से उसके छिद्र से प्रवेश कर जाता है। 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का कितना उपयोग करते हैं? तो 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर जो है लगभग 2.5 से लेकर 5 जो है ग्राम जो है लगता है पाउडर। कहीं कहीं ऑप्शन में अगर 4 रहेगा तो 4 मारिएगा, 5 रहेगा 5 मारिएगा, अगर इससे कम 3 रहेगा तो 3 मारिएगा। ये ऑप्शन देख लीजिए, आप इस रेंज में कोई भी आएगा तो आप मार दीजिएगा, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ICDS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है, ओके। व्यक्ति की ध्वनि सहन करने की क्षमता डैश तक होती है? देखिए, ऐसे तो नॉर्मल 80 होता है, लेकिन व्यक्ति 80 तक सहन कर सकता है। 85 तक। 85 डेसिबल से ऊपर हानिकारक हो जाता है, फिर 85 से ऊपर सुनने योग्य नहीं होता है ये ध्वनि, समझ गए। और बातचीत की समान ध्वनि 60 डेसिबल होता है, याद रखिएगा। आगे है विटामिन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो विटामिन एक प्रकार के प्रोटेक्टिव फूड है जो शरीर को सुरक्षा देता है, ठीक है ना। WHO का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ORS का अर्थ होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है ना। अमीनो अनिवार्य इसेंशियल एमिनो एसिड, टोटल एमिनो एसिड 20 है, इसमें से इसेंशियल 9 है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी पाया जाता है। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 किलो कैलोरी जो है प्राप्त हो जाएगा। कोल्ड चैन में तापमान कितना रखा जाता है? तो जो शीत श्रृंखला होता है कोल्ड चैन, उसमें तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। नवजात में टिटनस को क्या कहते हैं? तो नवजात में टिटनस होता है उसे टिटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं, टिटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है। आयोडीन की कमी पहाड़ी क्षेत्र के डैश होती है? पेयजल में होती है कमी आयोडीन की। विटामिन E को टोकोफेरॉल कहते हैं, टोकोफेरॉल याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 50 ग्राम प्रोटीन में कैलोरी की कितना कैलोरी पाया जाएगा? ध्यान से देखिए, 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 50 ग्राम प्रोटीन है। बस आंख बंद कीजिए और आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कितना होगा। राइट आंसर 1000 होगा, ठीक है ना, 1000 कैलोरी प्राप्त होगा। एक उपकेंद्र कितने के जनसंख्या पर होता है? तो मैदानी क्षेत्र में 5000 और पर्वतीय क्षेत्र में 3000, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विटामिन B एक अच्छा स्रोत है, तो विटामिन B एक अच्छा स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियाँ की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगभग 100 के आसपास या इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको करा दिया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।